नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारू प्रखंड में बारादाऊद जगह पर, जहां पर हम आज मिले हैं, बात करने वाले हैं डॉक्टर राजू सिंह राजू। ये आप सभी ने जानते ही होंगे, मुझे ये बात का भरोसा है। नहीं तो मैं एक परिचय दे दूं आपको कि ये सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, सामाजिक व्यक्ति कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये 10 साल तक विधायक रहे हैं इस क्षेत्र के, और साथ ही साथ अभी भी ये समाज की सेवा में लगातार काम करते रहते हैं। डॉक्टर राजू सिंह राजू। मैं पुनः आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे यहाँ पर मिलके, और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस कार्यक्रम में। तो आज का जो विषय है वो मूल रूप से कोरोना को लेकर है कि चारों तरफ समस्याएं चल रही है। कोरोना को लेकर विश्वव्यापी समस्या बन गई है कोरोना भी, और हर व्यक्ति अपने स्तर से एकजुट होकर अपने समाज और अपने देश और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करता है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि कोरोना महामारी को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है, ये बताएं। जी देखिए, कोरोना महामारी को लेकर तैयारी क्या चलेगी, अवेयरनेस की जरूरत थी। और मैं समझता हूं कि पिछले 2-2.5 महीनों से जिस तरह का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का चलाया गया है, ये कंप्लीट हिंदुस्तान का एक एक बच्चा इस बात से अवेयर हो गया है कि कोरोना से बचने के क्या क्या तरीके हैं। अब थोड़ी सी परेशानियां आ रही है लोगों की, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वर्क हैं, काम करना है, मार्केटिंग करनी है, कहीं जाना है, आना है। ऐसे जगहों पर कहीं कहीं लग रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो बात थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है। लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि सारे लोगों में भय है, डर है, और सारे लोग इस पिछले 2.5 महीनों में बहुत खुशी की बात है कि पूरा इंडिया, हिंदुस्तान ने जान चुका है कोरोना से बचने का उपाय क्या है। क्योंकि ये कोरोना है और लगता है जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक तो हम लोग कह सकते हैं कोरोना सबको होना है। जी, ये तो आपने सही कहा कि कोरोना होना है और इसके लिए बचाव भी आवश्यक है। जी, आपने समाज की सेवा बहुत दिनों से की है, सभी लोगों को जानकारी भी है, और इस कोरोना में भी आपने बहुत लोगों की मदद की है। तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि प्रेरणा मिले उनको कि आपने क्या क्या मदद किया है जिसे और लोग भी कर पाए लोगों। जी देखिए, मदद जो की जाए उसको कहा जाए, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी जरूरतमंद लोग मुझे याद किया, और जहाँ याद नहीं किया गया हो वहाँ मैं खुद जा करके पूछा, अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ता लोगों को बताया कि आप जा करके पूछो, देखो। और जैसी जरूरत लोगों को ही आवश्यकताएं हुई, जो प्रदेश में हैं, प्रदेश से आ गए हैं, उनसे जा करके क्वारंटाइन सेंटर पर मिला। जो प्रदेश में अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं और काफ़ी परेशानियां हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, उनको रहने की परेशानी है, फैक्ट्री का मालिक तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों का अकाउंट में आकर के उनको जो भी मदद की आवश्यकता हुई है मदद किया हो कि तुम 10 रोज 20 रोज इससे खाना खाओ। और उसके बाद में उनको नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सब यहाँ आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में एक बड़ी संख्या पूरे बिहार में, मैं समझता हूँ ये संख्या करोड़ से ज़्यादा है। अकेले बम्बे में 32 लाख लोग हैं बिहार के, जो लोग वहाँ मजदूरी करते हैं। तो एक बड़ी संख्या, करोड़ से ज़्यादा संख्या यहाँ आने वाली है। उस करोड़ की संख्या में अगर मैं देखूँ तो मेरे क्षेत्र के भी 15-20 हज़ार से कम लोग नहीं होंगे। और तो अपने क्षेत्र मुजफ्फरपुर वासी, खासकर बिहार, सारे लोग की अगर चिंता की जाए, और सब पूर्व विधायक, माननीय विधायक, वर्तमान विधायक, या जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अगर सब लोग कहीं ना कहीं से चिंता करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि बिहार में मजदूर जो अभी वापस आ रहे हैं, आ गए हैं, आने वाले हैं, इन सारों लोगों की आगे नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली समस्या के बारे में सोचना होगा। और इन लोगों की समस्या के बारे में तभी जाकर के उपाय हल निकल पाएगा जब सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के कम से कम एक जिम्मा ले। पहले माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर सांसद गांव को गोद लेते थे। अब मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का आदेश तो नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर कोई आदेश आएगा कि सारे पॉलिटिकल लोग गांव को गोद लें, एक एक गांव को गोद ले, तब जाकर के ये समस्याएं दूर होगी। क्योंकि अभी कोई समस्या वैसी नहीं है। अभी कोरोना की समस्या के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो आगे आने वाले समय में पड़ेंगे, जिसकी तैयारी मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से मैं बहुत अच्छी तरह से किया हूं। और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहता हूं, जो भी हमारे लोग प्रवासी मजदूर जो आकर के भी घर पे हैं, वो लोग जरूर हमसे मिले, और उनको कैसे वो यहाँ पे अच्छे ढंग से रह लेंगे, कैसे उनकी परिवार चलेगी, उनकी व्यवस्था करने का मैंने उपाय सोच लिया। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं दर्शकों को पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि ये साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र है
और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में आपने 10 साल आप विधायक रहे हैं और अभी भी इस बार प्रयास कर रहे हैं और आपके बहुत सारे समर्थक हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। तो एक बार पुनः बताएं कि आपने जो कहा कि हम लोगों की मदद करेंगे उनको रोजगार के लिए, तो एक शॉर्ट में मुझे बता दें कि उस लोगों को जानकारी मिले कि किस प्रकार के रोजगार को इच्छुक लोग आपसे संपर्क करें और कैसे आप उनकी मदद करें। देखिए, मैं राजनीति में आने के पहले मैं उद्योग से जुड़ा हुआ रहा हूँ और कहीं न कहीं मैं बड़े उद्योग से जुड़ा रहा, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ कि बिहार की भी जो परिस्थितियाँ हैं वो बड़े उद्योग, जूट मिल, चीनी मिल जैसे उद्योग लगे तब जाकर के हजारों हजार की संख्या में लोगों की उसमें वैकेंसी आएगी, लेकिन वैसे उद्योग इतनी जल्द आने वाले नहीं है। तो मैंने इस पे गहन सोच किया, गहन विचार करने के बाद में एक बात मेरे सामने आई, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग टाइप के जो चीज है जिसमें कम खर्च में, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी अच्छा फंड भी मुहैया कराया है, तो उस टाइप के उद्योगों को लेकर के लोगों के सामने वो फंड को लेने में अगर परेशानी होगी तो जैसे मैंने कुटीर उद्योग में आपको बताता हूँ, जैसे बत्तख पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, आपको अगरबत्ती बनाना हो गया, मोमबत्ती बनाना, इस तरह की चीजों को जो छोटी 10,000 20,000 रुपए में की जा सकती है और करके कम से कम 10-20 हजार रुपए महीने की आमदनी उससे की जा सकती है। तो इस तरह के बहुत से सारे चीजों में मैंने आपको उदाहरण स्वरूप एक बनाया, बहुत सारे चीज है और उसमें मैं आगे काम भी कर रहा हूँ। बल्कि आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि मैंने तो आज से 15 रोज पहले ही कुछ ऐसे बत्तख पालन के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बत्तख अभी बिहार में कहीं से लिया जाए या बिहार से बाहर से कहीं से लिया जाए तो वो 55 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मिलते हैं, तो इसमें गरीबों पर एक बोझ बड़ा पड़ता। तो मैंने बहुत सारे एक्स जो हैं लगभग 15 से 20 हजार एक्स अभी हमने डलवा दिया है। ये आते आते कवर मैं देखा हूं, मैंने काउंट करके देखा है कि किसी एक गरीब के पास अगर 200 बत्तख उनको दे दिए जाए तो महीने का 15 से 20 हजार रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो मैंने एक सोचा है कि शुरुआती दौर में 200-300 बत्तख रखने के लिए कोई झोपड़ी में घर पे भी उसको रख सकता है। ये शुरुआती दौर में मैंने पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखता हूँ, ये इम्प्लीमेंट अच्छा हुआ तो मैं इसके साथ साथ और बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं जिनको मैं लोगों के बीच में लाने वाला हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोरोना के इस महामारी में अभी तो लोग लॉकडाउन में फंसे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो बिहार के लोग बाहर से आएंगे तो उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, और इसके लिए जो आपने बत्तख पालन के संबंधित और जो जानकारी ली है, जो बताई है, मुझे लग रहा है कि आगे बहुत अच्छा रहेगा। जी, अब मुझे बताएं कि आप अभी जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, अब तो लॉकडाउन के बाद संभव है कि विधानसभा चुनाव होगा, तो इसमें अपने क्षेत्र की जनता को अब किन मुद्दों को लेकर आप उनको मदद करने वाले हैं अपने चुनाव के बाद? देखिए, हमारे क्षेत्र का मेन मुद्दा है, जिस मुद्दा को लेकर के मैं यहाँ आया था, मैं तो उद्योग से जुड़ा, पहले ही बताया कि उद्योग से जुड़ा हुआ लोग था, मैं इंडिया में था भी नहीं, यहाँ मैं आया ही और यहाँ राजनीति की शुरुआत ही मेरी हुई थी आतंक के खिलाफ। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्षेत्र का यही है कि लोग भयमुक्त होकर आज़ादी से कैसे रह पाए। आज पिछले 10 सालों से जरूर रह रहे थे, बीच में कुछ परेशानियां आई, तो ये एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। दूसरा, मेरे क्षेत्र में आने के बाद में बहुत सारी चीज़ों का जो मुझे आभास हुआ कि शिक्षा की थोड़ी कमी है। तो मैं ये चाहता हूँ, शुरू से ही आज भी मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और लोगों को मैं जागरूक भी करता हूँ, बच्चे को डायरेक्ट मिल करके संदेश देता हूँ। आज भी जो कोचिंग चल रही है साहेबगंज वगैरह में, उसमें जो बच्चे मेधावी हैं, उनके गार्जियंस पैसा नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं खुद से पैसा देकर पढ़वाता हूँ। तो क्षेत्र में कैसे शिक्षा का विस्तार हो, इस पर मेरा पूरा जोर रहता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में ये अब कहना कि पहले वाला जंगल राज वो तो खत्म हो चुका है, इसलिए वो एक मुद्दा है जरूर, लेकिन वो सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है आम जन की रोजी रोटी कैसे चले, आम जन अपने जीविकोपार्जन कैसे कर पाए, और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का विकास कैसे हो। लोग जब शिक्षित होंगे तभी जाकर के देश सुधरेगा। तो मेरा तो अपना सोच है, मैं तो बार बार मुख्यमंत्री से मिलकर भी बताया हूँ और बार बार लोगों को बताता रहता हूँ कि इस देश को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधाएं जो आती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो शिक्षा स्वास्थ्य पे ही सबसे ज़्यादा जोर हो। अपने क्षेत्र में पिछले 10 सालों में मैंने शिक्षा स्वास्थ्य पे काम भी किया है और आने वाले समय में जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं साहेबगंज को एक अच्छी यूनिवर्सिटी जरूर दूंगा। जी, बहुत बढ़िया कि आपने ये शिक्षा के विषय पर भी कहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव आएगा तो वो क्या जो मुद्दा लेकर के आप चले हैं उसके मूर्त रूप के लिए भी कोई प्लानिंग आपकी चल रही है कि अभी जो आपने बना लिया रोड मैप कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, प्लानिंग सिर्फ आपका ये? नहीं, प्लानिंग तो मेरी हमेशा चलती रहती है। मैं चुनाव जिस दिन हारा था 2015 को मैं बताता हूँ, उस समय मेरी प्लानिंग थी
और प्लानिंग मेरी कभी नहीं रुकती। और इस बीच में मैं चुनाव 5 साल के लिए हारा था, उस बीच में बहुत सारी प्लानिंग मेरी सक्सेस हुई है। इसलिए प्लानिंग हमेशा चलता रहेगा। क्षेत्र का विकास कैसे हो, अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों तक प्लानिंग चलती रहेगी और प्लानिंग सक्सेस होता रहेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत आभार, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। आखिरी प्रश्न नहीं, एक मतलब मैसेज जो आप अपनी जनता को देना चाहें, तो चौपाल समाचार के माध्यम से अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आपके चौपाल समाचार के माध्यम से मैं पहले तो विशेष रूप से आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप जन जन तक हमारे जैसे लोगों की बात पहुँचाते हैं। आपके माध्यम से खास करके साहिबगंज के तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी इस महामारी के समय में जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है सरकार का, उस दिशा निर्देश का पालन करें। और उनको कहीं कठिनाई लग रही हो किसी भी वर्क में, किसी भी कार्य में, तो वो मुझे जरूर सूचना दें। मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहा हूँ, तत्पर रहूंगा, उनके किसी भी कार्य के लिए भी रहूंगा, लेकिन एक सीमाएं के अंदर रह करके लोग अधिक उतावला नहीं हो, क्योंकि पूरा का पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया भी इस महामारी में चल रही है। इसलिए तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि किसी भी चीज के लिए ज्यादा एग्रेसिव ना हो, बल्कि उसके बारे में सोचे कि देश अभी किस परिस्थिति से गुजर रही है। और इस देश के जो मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग सबों को, पूरे भारतवासी को उन पर गर्व है, नाज है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिला हुआ है। इसलिए तमाम लोगों से फिर से आग्रह है कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री देश को निर्देशित करते हैं, उनके बात को सुने, उनके बात पर चलें। जरूर देश मेरा आगे बढ़ेगा और देश एक दिन फिर विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद, आभार आपका। ये थे डॉक्टर राजू सिंह राजू, जो पहले भी यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं और अभी भी लगे हैं। और कोरोना की महामारी से, विश्वव्यापी महामारी के विषय में जिन्होंने बात बताई कि सरकार के निर्देशों का हम सभी पालन करें और उसी में लोगों का कल्याण होगा। आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे दर्शक इनसे जुड़ना चाहे, वो चौपाल समाचार के माध्यम से भी आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके मैसेज को इन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और फिर इनसे भी मैं बार बार बीच बीच में जब भी समय मिलेगा, मौका मिलेगा और आप सभी को भी मैसेज देना होगा, तो मैं आपके कमेंट के आधार पर या प्रश्न के हिसाब से मैं बार बार इनसे बात कर आप तक मैसेज पहुंचाता रहूंगा। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार, मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।